अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 4। जैसा इसका नाम है वैसे ही पढ़ेंगे और वैसा ही इसका काम है। देखो 4 का मैच दे देगा। प्रश्नावली 4 नाम है 4। कौन सी प्रश्नावली? 4। कितने नंबर का सवाल आएगा? 4 नंबर का। एक ही सवाल आएगा और एक ही सवाल कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का। एक ही सवाल होगा और वह भी कितने नंबर का? 4 नंबर का। अब मैंने भी इंपॉर्टेंट 4 सवाल ढूंढे इस प्रश्नावली में से, जिनमें से ये कन्फर्म 2026 के 10th बोर्ड एग्जाम में कन्फर्म आए। कितने नंबर का? मैंने ढूंढे 4 सवाल। कितने सवाल करेंगे? 4 सवाल, जिनमें से एक सवाल आएगा पेपर में। कितने दिलाएगा? 4 नंबर। ये है 4। देखो नाम प्रश्नावली 4, सवाल एक 4 नंबर का। अपन भी 4 ही सवाल करेंगे और उनमें से कन्फर्म एक सवाल आएगा, लिख के ले लो। गारंटी है 4 में से एक सवाल 4 नंबर में कन्फर्म आएगा। सवाल 2 आएंगे अथवा में आएंगे, ये करना है। अब मेरी गारंटी है दोनों भी बैठ सकते हैं, पर कन्फर्म इन 4 में से एक सवाल आपको जरूर मिलेगा पेपर में। 2026 10th बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें कन्फर्म एक सवाल 4 में से एक आएगा। तो ज्यादा पढ़ना भी नहीं है, सवाल भी केवल 4 पढ़ने हैं और चारों सवालों में से एक सवाल कन्फर्म 4 नंबर दिलाएगा। देखो इतना बड़ा, सबसे बड़ा सवाल अपने 4 नंबर का आता है और वो भी 4 सवालों में से मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। एक साथ 4 नंबर आना, वो भी केवल 4 सवाल पढ़िए। तो इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, रेगुलर देखिए। बिना स्किप किए देखना। थोड़ी सी डिटेल बेसिक के बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट 4 सवाल करेंगे और 4 नंबर लाएंगे। ठीक है, चलो। पहले है द्विघात समीकरण। चैप्टर का नाम क्या है अपना? द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। चलो द्विघात समीकरण होती क्या है भाई? अरे द्विघात समीकरण क्या होती है? द्विघात मतलब जिसमें घात कितनी हो? 2। द्विघात बहुपद पढ़ा था ना आपने, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद। दो घात बहुपद मतलब कि जिसमें घात 2 होती है वो बहुपद। दो घात वो क्या होता है? ऐसे समीकरण है बस। बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है? बराबर के चिन्ह का अंतर है बस। तो द्विघात समीकरण ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण बराबर नहीं होता अगर ये, तो ये बहुपद का पर जैसे ही बराबर लगा और उधर कुछ ना कुछ लिख देते हैं। 0 है यहाँ, सी उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या है? यहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। सेम चैप्टर 2 जैसे सवाल। देखो ये एक ही चर है, दो नहीं है। चर एक ही रहेगा, बस 2 बार आएगा। ठीक है, एबीसी वास्तविक संख्या है और ये किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। अगर मान लो ये 0 गया तो ये पूरा 0 बचा क्या? डी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण हो गई है। तो ये घात की हो गई ना, 2 घात की बची था और अपन पढ़ रहे हैं 2 घात की समीकरण। कैसे पढ़ रहे हैं? 2 घात की समीकरण। यदि ए बराबर 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बचेगा और ये रैखिक समीकरण है। अब इसकी 2 विधियां है, एक तो गुणनखंड विधि, एक श्रीधराचार्य विधि। हल करने की विधिया है। गुणनखंड जो अपन ने बहुपद में किए थे, आपको वीडियो में मिल जाएगा। बहुपद में जितने भी सवाल ज्यादातर मैंने गुणनखंड विधि से किए, उससे भी कर सकते हैं। और एक है श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड विधि। एक तो कौन सी है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या करते हैं अपन? इस बीच वाले के 2 टुकड़े करते हैं। क्या करते हैं? 2 टुकड़े करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं। जोड़े घटाएं जब यही आना चाहिए, गुणा करें जब इन दोनों का गुणनफल। फिर कोई चीज कॉमन आती है, 2 कोष्टक बनते हैं, दोनों को 0 के बराबर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये एक दूसरी विधि है, श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य ज्यादा यूज में लेंगे अपन इसमें। तो इसका सूत्र होता है एक्स बराबर, एक्स मतलब कौन है? इनके मूल। क्या है? मूल, शून्य मूल, यहाँ मूल बोलते हैं ज्यादातर। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। देखो ये सूत्र तो याद कर लेना अच्छे से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ए बी सी कहां से आएंगे? यहाँ से ए बी सी चिन्ह समेत लेना है। देखो यहाँ तो मैंने प्लस का लिखा है, अगर सवाल में माइनस आ जाए तो चिन्ह के साथ लाना है।
एक चीज तो ये हो गई सही निराचार्य विधि से इसके मूल ज्ञात करेंगे। और आगे और देखते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक होता है डी। क्या होता है? डी। और डी को बोलते हैं विविक्तर। क्या बोलते हैं? विविक्तर। वैसे पहले क्या है, जब एक नंबर में सवाल पूछा जाता था इसमें से तो कंफर्म आता था कि इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए, पर अब ऐसा आता नहीं है। पर मैं 4 सवाल करवाऊंगा, उसमें से एक सवाल में या 2 सवालों में ये भी काम आएगा। तो देखते हैं डी क्या होता है। डी को हिंदी में बोलते हैं विविक्तर। पहले एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था विविक्तर, पर अब एक नंबर में आता नहीं है। वो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अंडर रूट में लिखा था। सूत्र क्या था? माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये विविक्तर होता है। ये क्या होता है? विविक्तर। जो वहां लिखा है ना अंडर रूट के अंदर, इसको बोलते हैं विविक्तर। और डी से लिखते हैं। इसको किससे लिखते हैं? डी से। अब देखो, इससे ये पता लगता है कि मूल कैसे होंगे, इस समीकरण के मूल कैसे होंगे। देखो ये डी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, या फिर क्या हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है, या फिर 0 से छोटा हो सकता है। तीन स्थितियां बनी। इस स्थिति में कैसे होंगे? मूल वास्तविक। कैसे मूल होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न, मतलब दो मूल होंगे और दोनों अलग अलग। भाई दो घात के समीकरण है ना, दो घात का बहुपद के शून्य के भी कितने होते थे? दो। समीकरण दो घात के तो मूल भी कितने होंगे? दो। शून्य बहुपद में बोलते हैं, यहाँ मूल बोलते हैं। तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न भिन्न, मतलब दो मूल होंगे, दोनों अलग अलग। इस स्थिति में क्या होगा? मूल तो वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। वास्तविक व समान। दोनों मूल कैसे होंगे? आंसर तो दो आएंगे। जैसे एक आंसर आया तो एक 2 बार आएगा, 1/2 आया तो 1/2 2 बार आएगा, ऐसा आएगा। मूल तो दो होंगे पर दोनों कैसे होंगे? समान। या मैं लिख देता हूं वास्तविक व दोनों मूल समान। मूल स्थिति में भी दो ही होंगे, पर कैसे होंगे? काल्पनिक। जो आपके नहीं है सिलेबस में, काल्पनिक मतलब अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? माइनस। मूल तो दो ही होंगे, वास्तविक व दोनों मूल समान। मूल काल्पनिक। काल्पनिक किसको बोलते हैं? जब रूट के अंदर ऐसे आ जाए, माइनस का आ जाए, बस संख्या कुछ भी हो पर अंडर रूट माइनस का हो, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक। तो इस स्थिति में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से, अरे अंडर रूट में लिख रहा था ना, अभी 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया। ये सूत्र था ना श्रीधराचार्य विधि का। सूत्र क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यहाँ माइनस भी प्लस माइनस दोनों चिन्ह लेने, प्लस माइनस। तो ये अगर मान लो ये बी स्क्वायर माइनस 0 से बड़ा होगा तो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है। ये 0 के बराबर हो गया तो ये तो 0 हो ही गया इधर का। अब ये तो बचा तो एक ही मूल आया, ये क्या है ना, पर समान, मतलब दो बाहर लेना है एक कोई। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आ गया तो कैसा बन गया? काल्पनिक। फिर मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। तो ये चीज याद रखनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये सवाल ये सूत्र याद हो गया, मतलब 4 नंबर आ गए कन्फर्म। सवाल 4 ही कराऊंगा, 4 से 4 नंबर 4.1 पर। इसको मैं अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे आज 4 सवाल कराने हैं और 4 नंबर करना है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में ये भी करवा दूंगा, ऐसा नहीं कि ये नहीं करवाऊंगा, अगली क्लास में आपको ये भी मिल जाएगा। अभी केवल वो मोस्ट इंपोर्टेंट 4 सवाल करता हूँ जो परीक्षा में 4 में से दोनों भी आ सकते हैं। भाई अथवा में आएगा ना, तो 2 भी आ सकते हैं और ये 1 भी आ सकता है। देखो पहले चलो एक नॉर्मल सवाल करवा के देख लेता हूँ आपको। जैसे ये 4.1 का पहले का फलन। देखो 4.1 के पहले में आपको समीकरण दी हुई है। क्या दी हुई है? समीकरण दी हुई है। आपसे बोला है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से? गुणनखंड। पहला सवाल, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, 4 सवाल करवाऊंगा मात्र, और एक सवाल 4 नंबर में कंफर्म आएगा, 4 नंबर। और ये सवाल भी केवल 4, प्रश्नावली भी 4, और ये सवाल 4 नंबर में कंफर्म
आएगा ही सही। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ केवल, ये केवल एक नॉर्मल सवाल करवा रहा हूँ पहला कि मेथड क्या है उसके लिए। चलो, मैंने सामान्य रूप बताया था द्विघात समीकरण का। चलो, सामान्य की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि इसने तो बोला है गुणनखंड विधि से करो। तो देखो, गुणनखंड विधि से, वैसे पेपर में ऐसे नहीं आता कि गुणनखंड विधि से करो, पर फिर भी गुणनखंड विधि से करते हैं। मैंने बताया था कि जो एक्स की घात एक होती, बहुपद पढ़ा था ना अपने, बहुपद के शून्य निकाले थे, सेम वही यहाँ है, बहुपद के शून्य निकालते थे तब इसका टुकड़े करते थे अपन बीच वाले के, तो सेम यहाँ भी क्या करेंगे, इसके बीच वाले के टुकड़े, मतलब 3x के, तो जोड़े जब क्या आना चाहिए -3, और गुणा करें जब क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल, यहाँ 10 है, यहाँ कितना है 1, 10 को 1 से गुणा किया तो 10, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो चिन्ह माइनस का, एक माइनस और एक प्लस हो तो गुणा करने पर माइनस आता है, तो गुणा करें जब 10 आ जाए और जोड़े घटाए जब 3 आ जाए। ऐसी संख्या कौन सी, 5 और 2। भाई 5 को 2 से गुणा करूंगा 10 आ गया, 5 में से 2 घटाऊंगा 10 आ गया। अब चिन्ह किसका लाना है, अरे गुणा में माइनस का लाना है, मतलब ये एक संख्या माइनस की है। ठीक है, माइनस की कौन सी है, बड़ी वाली, क्योंकि बड़ी वाली बचती है, तो 5 माइनस का है, 2 प्लस का है। तो भाई अपना करते हैं अब आगे, इसके गुणनखंड हो गए अपने पास, क्या हो जाएंगे, देखो x² -5x प्लस का 2x, सेम बहुपद है, बहुपद में भी शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसे करते थे, यहाँ मूल ज्ञात करने हैं बस, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 हो गए ना, तो 2 के टुकड़े बना दो, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है x, यहाँ क्या बचा 1x बचा, क्योंकि x की घात कितनी है 2, मतलब 2 बार x है, यहाँ से x तो गया, कितना बचा 5, चिन्ह किसका माइनस का, बीच में प्लस। देखो, अब मुझे पीछे भी ऐसा का ऐसा ही डिब्बा बनाना है, x -5, यार x तो आ रहा है पर यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 2 तो 2 हटा दो, 2 कहाँ ले लो कॉमन, 2 कहाँ ले लो कॉमन, 2 का भाग 2 में कॉमन लेने का मतलब है भाग देना, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो 1x बचा, माइनस 2 का भाग 10 में 5 बार। अरे बन गए दोनों डिब्बे सेम टू सेम, ये पूरा का पूरा डिब्बा को कोष्टक कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ क्या बचेगा, ये x -5 हो गया, कितना बचा x, यहाँ प्लस का 2 बराबर 0। तो क्या करते थे अपन, दोनों को 0 के बराबर, क्यों करते हैं 0 के बराबर, क्योंकि दो संख्या गुणा होकर 0 हो रही है, ये भी एक संख्या ये भी एक संख्या है, दोनों गुणा होकर क्या हो रही है 0। अब ये 0 तभी हो सकते हैं जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तो या तो ये 0 या ये 0 है, तो x बराबर कितना आ गया 5, यहाँ से x बराबर 2 उधर गया तो किसका हो जाएगा माइनस का। अपन ऐसे ये बोला था कि गुणनखंड करके विधि से हल कीजिए, तो गुणनखंड विधि से देखो हल हो गया, मूल ज्ञात करने थे तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात, ये तो हुई गुणनखंड विधि जो सेम अपन ने कहाँ पढ़ी थी बहुपद में। अब देखो आप मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल अब चलेंगे, एक सवाल केवल मेथड बताने के लिए किया मैंने, नेक्स्ट सवाल देखो आप, जो परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं उस सवाल को करते हैं अपन। ये आ गया परीक्षा में आने वाला सवाल, कन्फर्म है इस साल ये इसके आने के 90% चांस तो इस अकेले सवाल के ही। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग कितना है 27। अब द्विघात समीकरण में दो चर नहीं होते, तो ऐसे नहीं मानना कि ये x + y = 27, ये ऐसे ही मान सकते हो हल हो जाएगा, पर द्विघात समीकरण में जब चलिए एक ही होता है तो एक ही मान लो। कैसे माना, एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या कैसे क्या मानोगे, जिनका योग कितना है 27, मतलब अगर दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए 27। अब एक x है, मान लो 27 में से एक आपने 13 मान ली, ये कितनी मान ली 13, तो बताओ दूसरी कितनी होगी, दोनों को जोड़ने पर 27 आना चाहिए, तो 13 घटा दो, दूसरी 14 होगी, जब भी तो 27 होगा। तो जब आपने एक x मानी है तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x, भाई दोनों का योग कितना था 27, एक x ले ली तो दूसरी क्या होनी चाहिए 27 में से उसको घटा दो तो वही बचेगी जो दूसरी है, क्योंकि यहाँ चर एक लेना है इसलिए मैंने ऐसा लिया। अगर आप ऐसे लेते हो कि x + y = 27, x गुणा y = 182, भाई दो संख्याओं का गुणनफल, तो फिर आपको y का मान निकाल के रखना पड़ेगा, यहाँ से y का मान निकालो, कितना आएगा 27 - x, यहाँ लिखोगे 27 - x =
182। अब देखो ये एक चर में बन गई और द्विघात समीकरण बन जाएगी अभी, क्योंकि x को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। पर आप ऐसे भी नहीं कर, इसमें इससे अच्छा ये मेथड है कि जैसे दो संख्याओं का योग 27 है, कितना है 27, ये एक संख्या मैंने 15 मान ली, कितनी मान ली 15, तो ऑटोमेटिक पता लग रहा है ना कि दूसरी बारह होगी, जब भी तो 27 आया। तो एक संख्या मैंने 7 मान ली तो दूसरी कितनी होगी 20, जब भी 27 होगा, मतलब ये घटाना है, एक संख्या घटा दो। तो वैसे ही हो रहा कि एक संख्या x मान ली तो दूसरी क्या होगी 27 माइनस x। अब बोला है ये दोनों संख्या हो गई, गुणनफल कितना है 182, मतलब इन दोनों का गुणा कितना है 182। तो लिख दो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, x को 27 माइनस x से गुणा करें तो कितना आ रहा है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182, मतलब ये एक संख्या एक संख्या दोनों को गुणा किया तो 182। अब अंदर गुणा कर दो, x को 27 से गुणा करेंगे तो 27 x को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब द्विघात समीकरण मैंने बताया कि कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस रूप में लिख दो इसको भी। अब एक्स स्क्वायर प्लस का बनाने के लिए उधर भेज दूं तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 27 उधर जाएगा तो माइनस का, और 182 तो उधर ही है बेचारा तो वो प्लस का रहेगा। अब इधर दोनों गए तो इधर क्या बचा 0। तो ये बताओ ऐसी की ऐसी समीकरण बनी कि नहीं बनी। अब इसको अगर गुणनखंड विधि से करोगे तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि जोड़े घटाएं जब तो 27 आना चाहिए, जोड़े घटाएं जब 27 और गुणा करें जब 182, कितना आना चाहिए 182। अगर मैं नॉर्मल सोचना चाहूं तो देखो मैं सोच लेता हूं जैसे एक संख्या 7 है तो दूसरी कितनी होगी 20, भाई 27 आना चाहिए तो इसको गुणा करो 140 ही है अभी, और आगे बढ़ो एक 7 से बढ़ा लो थोड़ा 10 ले लो एक, तो दूसरी कितनी होगी 17, फिर कितना है 170, अभी भी नहीं आ रहा, और बढ़ो 11 पे चलो, ये 11 तो दूसरी कितनी होगी 16, गुणा कर लो 11 का 64 का 6 हासिल का 6 11 6 17, अभी भी 174 आया। चलो 11 12 भी छोड़ दो 13 ले लो, 13 गुणा 14, 13 14 27 होते हैं ना, ऐसे बढ़ रहा हूं मैं एक एक, 13 चौक 52 का 2 हासिल का 5, 13 और 5 18 और आगे, मतलब इसके गुणनखंड क्या है 13 और 14। तो अगर आप इस विधि से करना चाहो तो ऐसे गुणनखंड करने पड़ेंगे, सोचना आपको पड़ेगा। पर अगर आप इस विधि से नहीं करना चाहो तो थोड़ा सरल तरीका यह है कि श्रीधराचार्य विधि लगा दो। कौन सी लगा दो, श्रीधराचार्य विधि। तो इससे तुलना कर लो पहले, यहाँ ये बराबर कितना है, ये कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा हो रहा है एक, बी बराबर कितना है एक्स का गुणा कितना है माइनस का 27, चिन्ह के साथ लेना है, देखो 27 नहीं है माइनस का 27 है, सी बराबर कितना है 182। और श्रीधराचार्य विधि के क्या होती है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसमें मान रख दो बस, जिसमें आंसर आ जाएगा आपका माइनस का माइनस, बी की जगह कितना रखना है माइनस का 27। देखो ये सूत्र का माइनस है और ये बी का माइनस है, ठीक है, सूत्र में भी माइनस था तो इसलिए माइनस की संख्या जब भी लिखो कोष्टक में लिख दो, बी स्क्वायर मतलब कि 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए कितना है एक है, एक से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 182 बटा 2a, 2 को एक का मान कितना एक, तो x बराबर कितना आ गया आपके पास, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो गया प्लस का 27 हो गया, प्लस माइनस 27 का स्क्वायर करना है। मैं इसका एक टेक्निक बता दूं डायरेक्ट, एक तो ये होती है कि 27 को 27 से गुणा कर लो, ठीक है, दूसरी टेक्निक डायरेक्ट है इसका स्क्वायर कर दो इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4, अब बीच में ये इनका इधर वाले का स्क्वायर इधर उधर वाले का उधर, अब बीच में क्या लिखना है इन दोनों को गुणा करो, 7 दुआ 14, और 14 को इस 2 से गुणा कर दो, 14 दुआ 28। अब देखो इसका स्क्वायर क्या है 9 का 9, ये 4 तो हासिल में जाएगा ना, जोड़ते हैं ना जोड़ने जैसा है, ये गुणन 4 का 9 हासिल का 4 और 28 में 4 जरा 32, 32 का 2 हासिल का 3, 3 7 3 4 7, 729, ये कितना आ गया 729 माइनस, अब इस 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर 4 को 182 से गुणा करो, 4 दुआ 2 से गुणा किया 4 दुआ
8 तो 32 का 2, हासिल का 3, 4 और 3 728 बटा 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। अब देखो x बराबर कितना आ गया आपके पास 27 प्लस माइनस 729 में से 728 गए तो कितने बचे रहे 1 और बटा 2। देखो अब ये एक तो रूट, जो रूट में से बाहर निकल सकता है उसको निकाल लो, तो ये एक तो रूट में से बाहर निकल सकता है ना। अरे भाई एक को 1 गुणा 1 लिख सकता हूँ ना। रूट के अंदर अगर मान लो जैसे 4 है तो 2 गुणा 2 लिख के 2 बाहर निकाल देते, तो एक तो जैसा का जैसा ही बाहर आ जाएगा रूट से। तो x बराबर 27 प्लस माइनस 1 बटा 2। अब ये एक बार तो मुझे प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है, दो आंसर जब भी तो आएंगे। तो देखो यहाँ प्लस 2 है ना चिन्ह, तो एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो कितना आ गया x बराबर 27 प्लस 1 बटा 2। अब माइनस नहीं लिखेंगे, दोनों चिन्ह लेके चल रहे थे अपना प्लस माइनस, पर अगर प्लस लेंगे तो प्लस लिखना है। तो 27 रे 28 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया 14। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर, अब की बार माइनस का लो, x बराबर 27 माइनस 1 बटा 2। 27 में से गया तो 26 बटा 2, 26 में बार कितनी बार आ जाएगा 13 बार। तो ये दोनों संख्या आ गई। क्या पूछी थी, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अतः एक संख्या 13 व दूसरी संख्या 14 है। पता लग रहा है 13 और 14। देखो उसने बोला था दोनों का योग 27, 27 है 13 और 14, दोनों का गुणनफल 182 182। तरीके दो है, गुणनखंड से भी कर सकते हो, यहाँ से गुणनखंड होता, फिर यहाँ से गुणनखंड होता 27 का करते 13 और 14 होता, फिर गुणनखंड से होता। अगर गुणनखंड में पता नहीं लगे, अगर लग जाए तो गुणनखंड से और आसान है, गुणनखंड से करना, पर पता नहीं लगे तो डायरेक्ट सूत्र लगाओ और एबीसी का मान निकालो और वो रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया। देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 उठा दो, बी की जगह बी का मान, ए की जगह ए का मान, सी की जगह सी का मान। बी स्क्वायर 27 का स्क्वायर निकालने का भी डायरेक्ट तरीका बताया, फिर ये एक बचा, फिर प्लस का चिन्ह दिया, माइनस का चिन्ह दिया। ये एक सवाल हो गया। और चलो मैंने पहले 90% बोल दिया था, पर 90 नहीं, इसको बोलूंगा मैं 50%। इसकी संभावना कितनी है 50%। 4 सवाल है मेरे पास, चारों में से एक आएगा, 50% ये होगा। ये साल आ चुका है, 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है, तो इसको छोड़ रहा हूं मैं। अब इसको बताऊंगा तो सही, कल बताऊंगा, आज वही बताऊंगा जो अगले साल 2026 की परीक्षा में आएंगे। ये देखो 5वां सवाल, लगभग 20% चांस इसकी। सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और आधार और ऊंचाई में संबंध दिया हुआ है, और अपने को क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है रे, आधार और ऊंचाई। अन्य दो भुजाएं बोलिए ना, तो त्रिभुज में अन्य दो भुजाएं क्या होती है, आधार और ऊंचाई। तो अपने को मतलब क्या ज्ञात करनी है, आधार और ऊंचाई। अब आधार ऊंचाई ज्ञात करेंगे, देखो कैसे। ये सवाल के चांस है 30%, वो उसके 50, इससे पहले करवाए जिसके 50%, इसके 30%। इन दोनों में से ज्यादा चांस है कि इन दोनों में से एक सवाल कंफर्म 4 नंबर में आएगा। चलो, तो सबसे पहले क्या दिया है, वो एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। पहले तो कौन सा त्रिभुज है, समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। बाकी दो भुजाएं बची, इनमें अगर मान लो ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये थीटा है तो ये लंब होगा। पर अगर मान लो थीटा नहीं दिया, यहाँ पर नहीं देखा, त्रिकोणमिति में देंगे तो वहां देखेंगे। तो यहाँ ये को आधार मान लो और ये को लंब मान लो। अब आपको क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। आधार से कितनी कम है, 7 कम है ऊंचाई। तो मतलब आधार मान ले, आधार ज्यादा है, कुछ भी मान लो, या तो ऊंचाई मान लो या आधार। कर्ण तो दे रखा है, ऊंचाई मानोगे तो आधार 7 ज्यादा होगा, 7 जोड़ देंगे तो माना आधार बराबर x सेंटीमीटर। अब आधार 1 सेंटीमीटर होगा तो बताओ ऊंचाई कितनी होगी। भाई ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार से कितनी कम है, 7। तो ये आधार 1 से तो ऊंचाई कितनी होगी, x माइनस 7, 7 कम है मतलब 7 घटा दो,
कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण कितना है 13। अब जैसे समकोण त्रिभुज आ जाए, आपको एक चीज याद आनी चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय। क्या याद आनी चाहिए? समकोण त्रिभुज में लगती है केवल, दूसरे त्रिभुज में नहीं लगेगी। जब भी समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए, जैसे अपन त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहां बहुत बार काम आएगी अपने। तो जैसे समकोण त्रिभुज का नाम आ जाए, आपको लगानी है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, 90 के सामने की सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, बाकी दोनों भुजाएं जो छोटी है उनका स्क्वायर का योग। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें मान रख दो रे, कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है x, तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7। अब मैंने ये क्यों लगाया भाई? जैसे ही पाइथा ये समकोण त्रिभुज आता है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है जब भी समीकरण बनेगी, नहीं तो फिर समीकरण कैसे बनेगी? आपने वो द्विघात की समीकरण बनानी है ना, तो इसमें यहाँ ही दिया है द्विघात समीकरण कैसे बनेगी, समकोण त्रिभुज, बस इसी नाम में है कि पाइथागोरस प्रमेय से बनेगी समकोण त्रिभुज। अब बहुत सी बार आएगा अपने त्रिकोणमिति जब पढ़ेंगे अपन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, तो वहां हर सवाल में 90% सवालों में लगती है। देखो ये हो गया। अब इसको हल कर लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इसका ए माइनस बी, अरे ये किसका सूत्र है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। तो लगाओ ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कौन है? एक्स, बी स्क्वायर कौन है? 7, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, माइनस 2 ए कौन है? एक्स और बी। चलो नेक्स्ट लाइन में इसको और ज्यादा हल करता हूं मैं, बढ़िया द्विघात समीकरण बनाते हैं इसकी। देखो उधर तो 169 है, 169 रहने दो। अरे ये 49 भी उधर ही भेज दो यार, अकेला ही है ना देखो गिनती का, तो ये जिसको भी उधर ही भेज दो। 49 बराबर ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों एक जैसे, ये भी रोटी ये भी रोटी, तो ये एक रोटी भी एक रोटी, 2 रोटी होगी। ऐसे एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2 एक्स स्क्वायर। फिर ये तो गया 49 उधर, फिर क्या बच रहा है? 7 को 2 से गुणा किया तो 14 एक्स। चलो इसमें से इसको घटा दो, 169 में से क्या घटा लो? 49 घटा दो, बताओ कितना आया? 9 में से 9 गया तो 0, 16 में से 4 गया तो 12, मतलब कितना बचा? 120। अब देखो यहाँ से अगर आप चाहो तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 का भाग दे देंगे तो 60 ही रह जाएगा। पर जैसे आपको पता नहीं लगता कैसे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ मत करो, ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अपनी समीकरण क्या थी? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0, मतलब सबको एक तरफ लाना है। तो 2 एक्स स्क्वायर उधर ही रहने दो, 14 एक्स भी उधर ही रहने दो, और ये 120 इधर आ गया। अब इसके पास ला रहा हूं ना मैं, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0 बन गई ऐसी की ऐसी। अब आपको क्या करना है? एबीसी का मान ज्ञात करना है। ए कौन है? ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणा कौन है? एक्स स्क्वायर साथ 2। बी कौन है? एक्स के साथ, एक्स के साथ कौन है? माइनस का 14, चिन्ह के साथ लेना है। सी कौन है? माइनस का 120। आ गया एबीसी का मान। एबीसी का मान जैसे ही निकला, समीकरण बनते ही वो, बस ये तो समीकरण बनाने का प्रोसेस था, समीकरण बनते ही आपको एबीसी का मान निकला है। एबीसी का मान लिखते ही सूत्र लगाना है श्रीधराचार्य विधि का, एक्स बराबर। अब इसको डायरेक्ट करते तो कैसे करते कि गुणा करें जब क्या आना चाहिए, इन दोनों का गुणनफल मतलब कि 240, और जोड़े घटाए जब क्या आना चाहिए 14 माइनस का। इसका मतलब गुणा करें जब माइनस का रहा है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, मतलब 14 से तो बढ़ी है एक संख्या। फिर सोचते आप 2 संख्याएं जिनको जोड़ें जब 14 आ जाए, गुणा करें जब कितना आ जाए 240। तो देखो सोचता हूं मैं, 30 16 कितना होगा? देखा 16 किया 48, 480 बहुत बड़ा है, थोड़ा कम करो, थोड़ा और कम करो। 30 से कम करता हूं मैं, कितना लाऊं? 25 लेके आ जाऊं, करो 25। और दूसरी भुजा कितनी होगी? 14 बचना चाहिए ना, तो 10 11 घटाऊंगा तो 14 बच जाएगा। 11 पंजे 55 का 5 हासिल का 5, 11 2 22 5 27, अभी तो 275 ही हुआ। और छोटा करो,
और छोटा करते हैं अपन, कितना लाए 275, 240 लाना है। देखे 20 6, ये तो 180 रह गया, 20 6 भी नहीं हो सकता, 24 10, वाह यार आ गया 240 होगा, नहीं होगा गुणा करने पर। 24 में से 10 गया तो 14, तो मतलब 24 10 इसका क्या होगा टुकड़े। अगर ऐसे 20 वाले पद का आप गुणनखंड विधि से करना चाहो तो 24 10 होगा, पर उसमें ढूंढना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना। इसमें मान रखना है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये माइनस है, चलो मान रख दो। ये माइनस माइनस का माइनस, बी का मान कितना है माइनस का 14 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब कि माइनस के 14 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है माइनस का 120, माइनस वाला हमेशा कोष्टक में रखो बटा 2a, मतलब कि 2 गुणा ए का मान कितना है 2, ये हो गया। अब इसके आगे देखो क्या करते हैं, इसको हल करना है। बस पहले अंडर रूट को हल कर लो अंदर वाले को, फिर ऐसी संख्या बनेगी जो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगी। x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर देखो ये माइनस और माइनस गुणा होके क्या हो गया प्लस, तो ये तो 14 हो गया। अब देखो 14 का स्क्वायर निकालना है आपको, नीचे क्या है 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब 14 मैंने स्क्वायर निकालने, अगर वैसे तो 20 तक डायरेक्ट याद रखो, पर अगर मान लो याद नहीं है आपको तो मैंने डायरेक्ट बता रखा है कि 14 का स्क्वायर कैसे, 14 को 14 से गुणा मत करो, बस 4 तो 16 था, 16 1 का स्क्वायर 1, अब इसको गुणा करो 4 एकम 4, 4 2 8, ये आ गया। अब इनको जोड़ दो, 6 का 6 हासिल का 1 8 1 9 और 1 का 1 कितना आ गया 196। ऐसे किसी का भी निकाल सकते हो आप, ये डायरेक्ट तरीका है। अगर आपको याद नहीं है तो इससे निकालो, 14 का स्क्वायर हो गया 196। अब देखो ना ये माइनस, तो माइनस का 4 इससे गुणा होगा तो प्लस का होगा नहीं होगा, प्लस हो गया 4 2 8। अब 8 को गुणा करना है 120 से, तो 0 की तो 0। अब 12 को 8 से गुणा कर दो, कितना आता है 12 को 8 से गुणा करोगे तो 12 का 96, सही है ना भाई। 4 2 8, 16 का 6 हासिल का 1 8 1 9। अब इनको जोड़, दोनों में जोड़ का चिन्ह तो जोड़ेंगे, तो जोड़ दो 14 प्लस माइनस 196 में ये जोड़ो तो 6 का तो 6, 6 में 9 जोड़ा तो 15 का 5 हासिल का 1 9 और 1 10 1 11, 1156। अब अपने को पता लगाना है कि ये किसका वर्ग होगा भाई, जब भी तो रूट से बाहर निकलेगा, कौन सी संख्या ऐसी है जिसको गुणा करें तो ये संख्या आ जाए। तो देखो शुरू से 10 से स्टार्ट करो, इस संख्या में 10 गुणा 10 100 होता है, बहुत नीचे है। 30 गुणा 30 900 होता है, 40 गुणा 40, इनको आसानी से कर सकते हो ना भाई, 0 की 0 2 0 की 0। अब 4 को 4 से गुणा करना है 400 1600, मतलब 1156 इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब आंसर भी 30 और 40 के बीच में होगा। अब कौन सा होगा आंसर ये पता लगाना है। 30 40 के बीच में तो 31 आता है, 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, 39 आता है, इतनी सारी संख्या है, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा। उसका पता कैसे लगाना है, यहाँ इकाई अंक क्या है 6, तो इसका भी इकाई अंक देखो, जिसका वर्ग करने पर 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 4, 3 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 9, 34 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 16, और अच्छा आ गया 5 का वर्ग करेंगे तो 5, 6 का करेंगे, अरे यहाँ भी 4 आए तो और में इसमें गुणनचास आएगा, इकाई अंक 9 आएगा, इसमें 64 आएगा तो इकाई अंक 4 आएगा, इसमें 9 का वर्ग करेंगे 81, मतलब इकाई अंक देखो दो जगह मिला, या तो 34 या 36, तो इसका आंसर क्या होगा, या तो 34 होगा या 36 होगा। अब पता लगाते हैं कि 34 है या 36 है। चलो 34 36 का पत्ता, 34 का वर्ग करके देख लो रे क्या होता है, 4 तो 16 का 16, 3 तिया 9, इनको गुणा करो 4 तिया 12 2 24। अब लिख दो 6 का 6 1 का छिलका 4 1 5 2 छिलका 9 2 11, आ गया 34 में। इसका मतलब इसका अंडर रूट से बाहर क्या आ जाएगा 34। भाई इसको 34 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूँ 34 का स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में है तो वो बाहर आ जाती है, तो कितना आ गया प्लस माइनस 34। अब क्या करना है, एक बार प्लस लेने पर प्लस का चिन्ह लो, तो x बराबर कितना आ गया 14 प्लस 34 बटा
4। 14 में 34 जोड़ा तो कितना हो गया रे? 4 और 4 8 और 3 रे 4, नीचे 4। अब 4 का भाग दो, 4 एकम 4, 4 दुआ 8, x बराबर कितना आ गया? 12। चलो माइनस का चिन्ह लो, माइनस लेने पर माइनस लिया, x बराबर कितना आएगा? 14 माइनस 34 बटा 4। अब 34 बड़ा है तो बचेगा किसका? माइनस का, जो बड़ा होता है वही बचता है। 4 में से 4 गया तो 0, 3 में से गया तो 2, मतलब कि आंसर कितना है? x बराबर माइनस का 5। अब बताओ रे, एक तो आया आपके पास x बराबर 12, एक आया आपके पास x बराबर माइनस का 5। अब ये 1 मिनट ये सोचो कि त्रिभुज की लंबाई है ना, ये x क्या माना था आपने? आधार। तो ये लंबाई क्या फिर भी माइनस में होती है क्या? फिर भी सुना है कि वो आदमी -5 फुट का है, होता है क्या ऐसा? लंबाई हमेशा किस में होती है? प्लस में। लंबाई किस में होती है? प्लस में। तो इसलिए x बराबर -5 आंसर नहीं हो सकता। तो यहां लिख देंगे त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं होती। त्रिभुज की भुजा कैसी नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती, माइनस नहीं होती। तो अतः क्या आया अपने पास? एक ही आंसर आया, कौन सा? x बराबर 12। x बराबर 12, x क्या माना था आपने? आधार। क्या माना था? आधार। तो आधार कितना आ गया? मतलब अतः आधार x क्या था? आधार। तो आधार बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई क्या होगी बताओ इस त्रिभुज की? ऊंचाई क्या थी? आधार से 7 कम थी ना, तो 12 में से 7 घटा दो, कितनी बची? 5 सेंटीमीटर। ये तीनों आंसर आ गए। मतलब तीनों क्या है? दो ही ज्ञात करने थे। तो ये सवाल भी बढ़िया है, 4 नंबर में आने के फुल चांस है इस बार। मुझे तो लग रहा है यही आएगा यार, पता नहीं क्यों लग रहा है, पर ये ही आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। मैंने वादा किया था कि 4 सवाल बताऊंगा, 4 में से एक आएगा। तो अभी तक मेरे 2 सवाल हो चुके हैं। ठीक है भाई, पहला सवाल तो आपको केवल मेथड समझाने के लिए बताया मैंने गुणनखंड का। अब एक सवाल कौन सा कराऊं, क्या सा कराऊं? निम्न प्रत्येक दिवस में का ऐसा मान गया कि दो, ये भी नहीं कराऊं। कौन सा आ सकता है? क्या ये कैसे आम की बगिया बनाना संभव है? पर ये थोड़ा छोटा होगा तो 4 नंबर में आना। क्या निम्न स्त्री संभव जो वर्तमान आयु दो मित्र की आयु 20% 4 वर्ष? ये नहीं लग रहा। ये लग रहा है मुझे तीसरा सवाल, जो 10% चांस है इसके। कितने चांस है? 10% चांस। 80% तो उन दोनों के हैं, 10% इनमें से। 10 भी नहीं मान सकता, मुझे तो 5 ही लग रहा है। कितना लग रहा है? ओनली 5% चांस लग रहे हैं इसके कि ये आ सकता है। क्या सवाल है अपना? आ जाए तो फिर यही कर देना। 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो लंबाई और चौड़ाई किसमें होती है भाई? त्रिभुज में तो क्या होता है? आधार कर्ण लंब। वर्ग में क्या होता है? भुजा। क्योंकि सारे भुजाएं बराबर होती है तो लंबाई चौड़ाई की जरूरत ही नहीं है, एक भुजा से काम चल जाता है। आयत में होती है यार, तो लंबाई चौड़ाई किसमें होती है? आयत। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? आयत की। आपसे क्या पूछी है? क्या परिमाप 80 मीटर? परिमाप कितना होना चाहिए? 80 मीटर। क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? 400 मीटर। ऐसा पार्क बना सकते हो जिसका परिमाप 80 हो। और अब इसका अगर मूल आएंगे तो बना सकते हैं, और इसका आंसर नहीं निकाल सकते हो, नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। चलो देखते हैं। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो अपन मानेंगे सबसे पहले, माना लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर में है ना, दोनों मीटर में दे रखे हैं तो आप भी मीटर में मानो। अब देखो परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप ये होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है, ये होता है। अब आपको क्या दे रखा है कि परिमाप 80 है, परिमाप की जगह कितना लिखना है? 80। लंबाई मैंने x मान ली, चौड़ाई यहां से भी निकल सकती है, निकलेगी नहीं निकलेगी चौड़ाई, और उस चौड़ाई को कहां रख देंगे? इसमें, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा।
या फिर आप चौड़ाई y मान लो तो फिर भी y का मान निकालना पड़ेगा, तो डायरेक्ट निकालो ना। आपने एक चीज माननी है, क्यों? क्योंकि दो चर हो जाएंगे, तो एक ही मान लो, लंबाई x है। लंबाई कितनी है? x। अब परिमाप में मान रखो। चलो, परिमाप कितना दे रखा है? 80। परिमाप 80 बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी मानी आपने? x। चौड़ाई ऐसी की ऐसी रहने दो, ठीक है। अब यहां से चौड़ाई निकाल लो। चौड़ाई कैसे आएगी? 80 का तो 80, अरे 80 का 80 क्यों? ये दो गुणा में है, तो इधर आते किसका हो जाएगा? भाग का। तो ये कितना आ गया? x प्लस चौड़ाई। 2 का भाग दिया, 4 2 8 0 की 0, तो कितना आ गया? 40। ये x भी इधर भेज दो तो किसका हो गया? माइनस का। तो चौड़ाई बराबर कितनी आएगी आपके? 40 माइनस x। फली चीज से चौड़ाई निकली आपके। दूसरा सूत्र किसका देखें भाई? दो चीजें दे रखी ना, परिमाप क्षेत्रफल, तो दोनों का यूज करना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 400। सूत्र क्या होता है? लंबाई, लंबाई कितनी है ना? x गुणा चौड़ाई। अब चौड़ाई नहीं लिखेंगे, चौड़ाई आपने ये निकाल ली, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो ताकि अलग से दिखे कि हमने चौड़ाई निकाली थी यहाँ। तो ये चौड़ाई निकाल लिया आपने। तो चौड़ाई देखो, मैंने चौड़ाई y मानता तो फिर y का मान निकालता है x समीकरण से, उसमें रखता। बात एक ही भाई, चौड़ाई आप y मानते हैं, यहाँ y रखते, तो यहाँ से y का मान आ जाता है, इसमें वापस y का मान रखते अपन। तो इससे अच्छा मैंने डायरेक्ट चौड़ाई निकाल ली। मैंने y नहीं माना और क्या किया? चौड़ाई निकाल ली। अब चौड़ाई की जगह कितना रखना है अपने को? 40 माइनस x। 40 माइनस x रख दिया। चलो अब आगे देखते हैं। अब इनको गुणा कर रहा है तो गुणा कर दो यार, 400 का 400। ये x अंदर जाके गुणा होगा तो कितना हो गया? 40x। ये x से गुणा होगा तो क्या हो गया? x स्क्वायर। अब सबको एक तरफ लाए, क्योंकि अपनी समीकरण क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसको इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाए तो माइनस का 40x, और ये पहले से इधर है तो प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से मान निकालो, a का मान, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कौन गुणा रहा? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं तो 0 नहीं है, देखो 0 होता तो फिर ये 0 क्यों नहीं हो जाता? 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं आप तो पूरा 0 देता, फिर लिखने की कहाँ जरूरत थी? 1 गुणा हो रहा है, किसी भी संख्या के साथ 1 को गुणा कर सकते हैं ना अपन। तो b का मान क्या है? माइनस का 40, c का मान 400। पहले आपसे क्या पूछा है? क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है? पहली बात है बताओ, संभव है तो बाद में करना, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई बाद में ज्ञात करना। पहले तो ये बताओ, क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है क्या? अब ऐसा पार्क कब? जब मूल होंगे। अगर इस समीकरण के मूल निकाल सकता हूं मैं तो पार्क बनाना संभव है, और मूल नहीं निकाल सकता तो पार्क बनाना संभव नहीं है। मूल का मैंने एक सूत्र लिखाया था आपको, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको विविक्तर बोलते हैं ना। अगर ये पॉजिटिव होगा तो मूल होंगे, मतलब ऐसा पार्क बनेगा। अगर ये 0 के बराबर भी होगा तभी पार्क बनेगा। अगर ये 0 से छोटा हो गया तो ऐसा पार्क बन ही नहीं सकता, क्योंकि इस समीकरण के मूल आएंगे ही नहीं। फिर तो केवल कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि काल्पनिक मूल आएंगे। तो d का मान निकालो, बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है बताओ? माइनस का 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, और गुणा a का मान 1 और c का मान 400 निकालो। 40 का स्क्वायर कितना होगा? अरे 40 को 40 से गुणा कर दो, ये सीधा है, क्योंकि 2 0 से 2 0, 4 से 4 को गुणा किया तो 1600। और ये माइनस किसका हो गया? प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे? प्लस। दो बार वो है ना, माइनस का भी स्क्वायर है, माइनस गुणा माइनस क्या हो गया? प्लस। चलो इसको गुणा करो, ये माइनस 4 को 4 से गुणा किया तो 16, 2 0 की 2 0 बराबर कितना आ गया? 0। तो क्या पार्क बनाना संभव है क्या? देखो, पार्क बनाना कब संभव नहीं होता? जब 0 से भी छोटा, मतलब माइनस में आता आंसर। 0 आया, इसका मतलब मूल समान होंगे। भाई d का मान 0 आने का मतलब क्या है? मैंने वो लिखवाया था ना कि d या तो 0 से बड़ा होगा, d 0 के बराबर होगा, d 0 से। तो मूल कैसे होंगे? भिन्न भिन्न, अलग अलग दो मूल आएंगे। एक ही मूल जैसा समान, मतलब मूल तो दो ही होंगे पर कैसे होंगे? समान। इसमें लिखाया था काल्पनिक होंगे, मतलब कि फिर अगर ये स्थिति आ जाती, इसमें इस प्रश्नावली में जितने भी सवाल है सब में क्या दे रखा है आगे, क्या ऐसा संभव है क्या? अगर संभव है तो ज्ञात करो, संभव नहीं है तो बोलते ऐसा संभव ही नहीं है। अब अगर मान लो यहाँ डी 0 से छोटा आ जाता, मतलब ऋणात्मक आ जाता, तो अपन बोल देते कि ऐसा पार्क बनाना संभव नहीं है। डी 0 से बड़ा आता है तो बोलेंगे कि यार संभव तो है, डी 0 के बराबर आता है तो संभव तो है ना, मान समान आएगा, पर संभव है तो मान संभव है, तो अपन पहले तो लिख देंगे कि ऐसा पार्क बनाना संभव है भाई साहब।
अब संभव है तो फिर उसने क्या बोला, ए बी है तो उसकी लंबाई चौड़ाई फिर बाद में ज्ञात करेंगे लंबाई चौड़ाई। पहले लिख देंगे हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है। ऐसा पार्क बनाना क्या है, संभव है। अब ऐसा पार्क बनाना संभव है तो फिर बताओ आप कि इसका लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो द्विघात समीकरण के मूल तो अपने को पता ही है, x बराबर माइनस का बी प्लस माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब देखो अगर ऐसा सवाल आता है कि क्या ऐसा संभव है, तो आपके सीधा काम हो जाता है, भले भी अपने यहाँ कैलकुलेशन कर रहे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac की, यहाँ डायरेक्ट ही आ गया ना, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मान है कि नहीं है। अरे ये जो मान आया आपके, ये बी स्क्वायर 4ac का मान नहीं है क्या, वही तो निकाला है आपने भाई। डी बराबर क्या निकला आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बात एक ही है, सवाल बड़ा नहीं हुआ, सवाल वैसा ही होगा। पहले कैलकुलेशन यहाँ भी हो रही थी, अब डायरेक्ट कैलकुलेशन जब आपको यहीं मिल गई तो यहाँ से उठा के रख दो ना वहां आंसर। तो माइनस का बी, माइनस बी की जगह कितना रखना है ना, माइनस का 40 प्लस माइनस, अब इसकी जगह क्या रखूं मैं, बी स्क्वायर ये रखूंगा माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा सी का मान कितना है 400 बटा 2 गुणा 1, एक्स बराबर कितना आ गया, माइनस माइनस गुणा के क्या हो गया प्लस। अब इसका तो पता है ना, अभी आपने यहां निकाला, अभी अभी इसका मान आपने खुद ने निकाला है, तो फिर क्या दोबारा निकाल लोगे, दोबारा गुणा करोगे तो अलग मान थोड़ी आएगा यार, जो वहां आ गया वही तो यहाँ आएगा ना। तो फिर अपना मान क्यों निकाले भाई, जबरदस्ती दो दो बार। ठीक है, तो इसका मान कितना आया था आपके, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये निकाल रखा है इस तरह से, कितना आया था 0। तो प्लस माइनस अंडर रूट में 0 बटा 2। अरे जब 0 ही है तो 0 को बाहर निकालेंगे तो 0 को जोड़ो और घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या। तो एक तरह से 40 बटा 2 आया, तो x बराबर कितना आ गया, 2 में भाग दोगे तो 20, इसका मतलब कितना आ गया 20 मीटर में है। देखो सब मीटर में दे रखा है तो आंसर भी कितना आया, मीटर। अब देखो आपको दो चीजें निकालनी थी, लंबाई और चौड़ाई। अब आपने लंबाई क्या मानी थी, x का मान आ गया, इसका मतलब लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है 20 मीटर। तो चौड़ाई कितनी होगी भाई साहब, चौड़ाई भी बताओ आप तो चौड़ाई का आपने सूत्र निकाल रखा है 40 माइनस एक्स, 40 में से x घटा दो चौड़ाई आ जाएगी, ये निकाल रखा ना। तो 40 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना है आपके 20, तो मतलब चौड़ाई भी कितनी है 20। अरे तो वर्ग था, हाइट था ही नहीं भाई, लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20, तो ये था ही क्या, वर्ग था ही। पर अपने ऐसे तो उसने बोला था लंबाई चौड़ाई, तो अपने आयत मान के किया और आंसर भी आ गया। ठीक है, ये 3 सवाल हो गए मेरे वादे के हिसाब से। अब चौथा सवाल, अब कौन सा सवाल, एक और सवाल करवाना चाहता हूं मैं, वो कौन सा करवाऊं, कौन सा करवाऊं। इसकी लगनी थी मुझे, ज्यादातर इसकी लग रही है मुझे आशा तो कि ये भी आ सकता है, 5% चांस है। पर यार इसमें क्या है, माइनस में आंसर आ जाएगा तो फिर मूल तो निकलेंगे नहीं, तो फिर ये 4 नंबर का तो लग नहीं रहा, यहाँ पर दे भी सकते हैं। तो इसकी बजाय मैं ये करवाना चाहता हूँ कि एक सवाल यहाँ से इन दो, इन में नहीं, ये तो नहीं कर, ये करवाऊं क्या, निम्न में द्विघात समीकरण में कैसा ऐसा मान जाती है उसके दो मूल बराबर हो, तो डी बराबर करना पड़ेगा, ये तो नहीं है यार 4 नंबर का। इनमें से चाहता हूं मैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल 4.3 है, जो 4.3 का निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति, फले मूलों की क्या ज्ञात करनी, प्रकृति। जैसे अभी आपने करी थी कि क्या ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो अपन ने पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करी, उसमें कि माइनस आया प्लस का आया, जीरो जीरो आया था। तो इनमें सब में क्या करना है, तीनों सवालों में मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मूलों की प्रकृति। और फिर अगर अस्तित्व है, अगर मान लो डी जीरो के बराबर आ जाए, डी जीरो से बड़ा आ जाए तो अस्तित्व होगा मूलों का, डी जीरो के बराबर आ जाए तो अस्तित्व होगा, पर डी जीरो से छोटा जाए तो अस्तित्व नहीं होगा। अगर अस्तित्व है तो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर अस्तित्व नहीं है तो ज्ञात भी नहीं करना, और अस्तित्व है तो ज्ञात करना है। कौन सा सवाल बताओ मैं, डी स्क्वायर मतलब कि 4 16 तिया 48, 16 तिया 48 वो भी ठीक है, इसमें 9
और ये तो नहीं होगा, 36 12 से भी होगा। ये बता दो अंडर रूट वाला, अंडर रूट वाला अच्छा रहेगा मेरे हिसाब, अंडर रूट वाला ही बताता हूँ, आ भी सकता है। तो 5-10% में इसको मान लेना। अब मान लो इसकी जगह ये नहीं आके ये आ जाए, कौन सा आ जाए? पहले का तो नहीं है चांस, ये तो नहीं आएगा, पर या तो ये आएगा या ये आएगा। इसमें समीकरण बनना ही बनाई देगा। आपसे लिखा होगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व है तो मूल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में से आ सकता है, तो ये तो मैं बता ही रहा हूँ, ये आप घर पे करके देख लेना। सेम टू सेम होंगे दोनों सवाल। अंडर रूट वाला तो मैं बता रहा हूँ, ये तो बिना अंडर रूट का है। ठीक है, चलो अपना सवाल क्या है वो देखो आप। 3x² माइनस 4√3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। अब इसमें तो मजा ही मजा, मजे ही मजे। क्यों मजे ही मजे? क्योंकि समीकरण बनी बनाई है तो मजे ही मजे। तो सब ये अपन तुलना कर लेते हैं। अपने पास समीकरण क्या है? x² bx प्लस c बराबर 0। ये आए वो आए, तीनों में से कोई सा भी आए, समीकरण बनी बनाई। a बराबर 3, b बराबर कितना है? माइनस का 4√3 और c बराबर 4। चलो अब तो डायरेक्ट मान ही तो निकालना है रे। तो ये तो अस्तित्व तो किससे निकालते हैं? डी से। तो डी ज्ञात करो पहले। डी बराबर b² माइनस 4ac। बी की स्क्वायर, बी का मान कितना है? माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? 3, सी का मान 4। माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। और इधर √3 का स्क्वायर, अरे ये स्क्वायर दोनों में आगे लगेगा, इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा। तो रूट के स्क्वायर लगता है तो संख्या बाहर आ जाती है, रूट हट जाता है। माइनस इधर गुणा करो, 16 4 4 किए 12 गुणा 4 गुणा करो, 16 किया 48, इधर 12 चौक 48। अरे इसमें भी क्या आ गया? अरे क्या आ गया? इसमें भी 0 ही आ गया। क्या आ गया? इसका भी आंसर 0 आ गया। अब 0 आ गया तो अपने को अब सूत्र लिखना है, क्योंकि अभी इसके मूलों का क्या है? अस्तित्व है, तो लिख देंगे d बराबर 0 अतः मूल समान होंगे। मतलब मूलों का अस्तित्व होगा। भाई समान है पर मूलों का तो अस्तित्व होगा ना। चलो सूत्र क्या था आपके पास? x बराबर माइनस डी प्लस माइनस d² माइनस 4ac बटा 2a। निकालो x बराबर माइनस b की जगह क्या रखना है? माइनस का 4√3 रख दो, माइनस का 4√3 प्लस माइनस, वैसे इसका मान 0 आ चुका है पर फिर भी एक बार मान तो रख दो यार। d² मतलब माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है? 3 और c का मान 4 बटा 2a। 2 गुणा a का मान कितना था? 3। हल करो इसको, तो x बराबर माइनस माइनस गुणा के क्या हो गया? प्लस का 4√3 प्लस माइनस। इसका तो पता है ना, आपने अभी भी निकाला, यही तो कैलकुलेशन यहाँ करी। जैसे ऐसा सवाल आता है ना, क्या ऐसा संभव है, तो पहले ये निकाल लो। क्या मूलों का अस्तित्व होगा, तो ये निकालो, इसको डायरेक्ट रख दो वहां, तो और आसान हो जाता है, कैलकुलेशन अलग से हो गई। 3 दूआ 6, तो x बराबर कितना आ गया? 4√3 बटा 6। 2 का भाग जरा इसमें कितनी बार? 2 बार। इसमें 2 का भाग 3 बार। तो आपका आंसर क्या है? 2√3 बटा 3। पर मूल समान होंगे तो आंसर कितने होंगे? 2 बार की समीकरण के 2 ही आंसर होंगे। तो आपको लिखना ये एक बार तो ये, फिर वापस ये का ये, सेम टू सेम। मूल समान होंगे ना, पहली लाइन में लिख दिया आपने मूल समान होंगे, तो ये दोनों मूल समान हो गए। ये आपका आंसर है। ये मेरे वादे के हिसाब से 4 सवाल कंप्लीट हो गए। अब इन 4 में से एक सवाल 4 नंबर में आएगा। मुझे जहां तक लग रहा है त्रिभुज वाला सवाल इस साल छप गया है पेपर में, ये मान लो आप। त्रिभुज वाले सवाल की कंफर्म लग रहा है, और फिर वो पहला संख्या वाला, इन दोनों में से एक छप गया होगा पेपर में। अभी पेपर बना नहीं, और बनेगा जब छप देंगे। और वो नहीं आता है तो फिर वो पार्क और ये, इसमें ये जरूर है कि इसके साथ फिर ये भी कर ही लेना, या तो ये आ जाएगा या ये आ जाएगा, तो दोनों कर ही लेना फिर, क्योंकि समीकरण इसमें भी सीधा है। a बराबर 2
बी बराबर माइनस का 6, सी बराबर 3। पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात कर लेंगे। क्या होगा, बी स्क्वायर 6 36 माइनस 4ac 4 2 8 या 24, कितना आया 12। इसका मतलब मूल निकलेंगे। मूल निकलेंगे तो मूल क्या होंगे, सूत्र में मान रखेंगे, अंडर रूट में तो क्या आ जाएगा 12 प्लस माइनस 2a, a का मान कितना है 2 2 4 ये, और माइनस का b, तो b का मान कितना है माइनस का माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। अब 12 को रूट से बाहर निकाल सकते हैं ना आप, पर 12 को 4 रूट गुना 3 लिख सकते हैं, 4 रूट से क्या आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 4, 2 कॉमन आ रहा है और 2 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 3 प्लस रूट 3 बटा 2, ये आंसर आ गया। प्लस माइनस ये एक बार प्लस ले लेना, ऐसा का ऐसा है, ये एक बार माइनस ले लेना, ये लो ये हो गया। बस थोड़ा जमाना है, ये मैंने इतनी सी देर में कर दिया। और पहले सवाल में क्या होगा, पहले में आप डी निकालोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac 4 2 8 और 8 को 5 से गुना करा 40, डी किसका आ गया माइनस का 31। अतः बस ये सवाल यही है, अतः मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक। तो अपन काल्पनिक को निकालते नहीं, ये इतनी सी देर में 3 सवाल हो गए। ये तो मेरे 4 सवाल वादे के हिसाब से हुए। नेक्स्ट सवाल क्लास में आपको क्या मिलेगा, इसके बचे हुए सवाल करवाऊंगा तो सब, क्योंकि सीखना तो है ना भाई, जिसको नंबर ही लाने हैं वो ये पढ़ना, जिसको गणित सीखनी है वो सारे सवाल करना।